नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए एक मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें 50 प्रश्न हैं और जो कि सामान्य प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग और बाल विकास पेडागोजी और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है हिंदी भाषा से, और यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि समासिक पद के लिए सही समास छांटिए। तो यहाँ पर हमें एक शब्द दिया है त्रिभुवन, और त्रिभुवन के लिए यहाँ पर हमें समास को इसमें देखना है। तो समास त्रिभुवन के अंदर कौन सा समास रहेगा? तो त्रिभुवन जो है ये एक संख्यावाची पद, इसका पहला है प्रधान यहाँ पर, तो इसमें समास रहेगा द्विगु समास। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारा है नी धड़क। नी धड़क में कौन सा समास है? तो नी धड़क के अंदर यहाँ पर समास रहेगा अवयवी भाव समास, क्योंकि इसका प्रथम पद प्रधान है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द छांटिए। देखिए 4 शब्द दिए हैं और 4 में से हमें तत्सम शब्द को छांटना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में चांद है, बी में चंद्रमा है, सी में चंद्र है और डी में चंद्र है। तो यहाँ पर चंद्र जो रहेगा ऑप्शन सी, ये एक तत्सम शब्द है और चांद एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर हमें तत्सम को देखना है प्रश्न के अनुरूप। तो चंद्र जो रहेगा ऑप्शन सी, ये तत्सम शब्द होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर तत्सम शब्द से इसके नीचे दिया है चौथा प्रश्न, जिसमें छुआ, निर्दोष, मूढ़, जंघा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा जंघा, ये भी एक तत्सम शब्द है और जांघ इसका तद्भव रूप होता है। तो जंघा ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद छांटिए। अब यहाँ पर तमोगुण दिया है, तो तमोगुण का हमें सही संधि विच्छेद कौन सा होता है ये देखना है। तो तमोगुण का संधि विच्छेद रहेगा ऑप्शन बी, तमहाधन गुण, जो कि एक विसर्ग संधि इसमें रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर हमें संधि देखना है कि इसके अंदर कौन सी संधि विच्छेद इसका सही रहेगा। तो अधरोष्ट, तो अधरोष्ट का संधि विच्छेद होगा अधर धन औष्ठ। ऑप्शन डी जो रहेगा ये इसके लिए सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक वाक्यांश दिया है, इसके लिए सही शब्द देखना है। जो बिना वेतन के काम करे तो बहुत ही सरल है, अवेतनिक उसको हम कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उपकार को ना मानने वाला। तो उपकार को ना मानने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं कृतघ्न। ऑप्शन ए सही उत्तर। चलिए फिर आते हैं मुहावरे के लिए। तो प्रत्येक मुहावरे के लिए सही विकल्प हमें देखना है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, तो मतलब लज्जित हो जाना, शर्मा जाना, ये हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर शर्मा जाना इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना मतलब कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है। In the question, 4 alternatives are given for the items phrases. Choose the alternative with the best express the meaning of the item phrase. तो यहाँ पर हमें एक आइटम फ्रेजेस दिया है और इसका हमें करेक्ट मीनिंग इसमें कौन सा रहेगा ये हमें इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है यहाँ पर, ये जो इसका अर्थ होगा मगरमच्छ के आंसू। तो मगरमच्छ के आंसू कैसे होते हैं? तो मगरमच्छ के आंसू जब कोई व्यक्ति कोई झूठा बहाना करता है किसी बात को लेकर के, एक दिखावटीपन, बनावटीपन दर्शाता है और इस तरह से बहाने करता है जैसे कि वो वास्तविकता से रो रहा हो या कोई बहाना बना रहा हो, तो हम कहते हैं कि मगरमच्छ के ये आंसू बहा रहा, या मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। तो मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए यहाँ पर कौन सा जो विकल्प है वो सही अर्थ उसका प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, टू प्रिटेंड ग्रीव, मतलब कि एक झूठा दिखावा या गहरा दुख का बहाना करना जो है, ये इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, यानी कि दो और दो को साथ में रखना। तो यहाँ पर इसके लिए जो रहेगा, तो ये रहेगा एक अर्थमेटिक कैलकुलेशन ही इसका एक सही अर्थ रहेगा। टू मेक एन अर्थमेटिकल कैलकुलेशन।
आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड इन द बोल्ड विच may नीड इम्प्रूवमेंट। मतलब जो बोल्ड लेटर में दिया है उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। और अल्टरनेटिव आर गिवन एट ए, बी एंड सी बिलो विच may बी बेटर ऑप्शन। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड योर आंसर इज डी। यदि उसमें कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है तो आपका उत्तर डी होगा, और सुधार की आवश्यकता है तो आप विकल्पों में से ए, बी, सी में से चयन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट दिया है यहाँ पर, आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1989। तो यहाँ पर फ्रॉम में सुधार की आवश्यकता है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक करेक्ट डेट दे रखी है, ईयर दे रखा है। तो जब कोई फिक्स ईयर डेट दे रखा होता है तो हम वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा, सिंस। चलिए आगे देखते हैं। ही इज ए डी स्कैंडेड फ्रॉम द मुगल रॉयल्टी। तो यहाँ पर फ्रॉम की जगह पर हो जाएगा ऑफ, ऑप्शन ए जो रहेगा ये। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स एंड सेंटेंस। अब यहाँ पर यूज ऑफ द फोर्स थ्रेड्स टू गेट समवंस एग्री टू समथिंग। मतलब किसी को सहमत करने के लिए बल या धमकियों का प्रयोग करना। तो उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कोरिसन, ऑप्शन ए। और मतलब ज़बरदस्ती इसको हम कहते हैं कोरिसन को। अगला है एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स। जंतु जो कि पौधे को भोजन के रूप में खाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हर्बीवरस, ऑप्शन बी मतलब कि शाकाहारी। चलिए अगला देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 4 विकल्प दिए हैं यहाँ पर, फिर एक के अंदर स्पेलिंग सही दी गई है और करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड को हमें इसमें चयन करना है सही उत्तर के रूप में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही करेक्ट वर्ड रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, फोयर। और फोयर का मतलब होता है प्रतीक्षा स्थल या बरामदा वगैरह, हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। चलिए आगे है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है इसमें भी हमें करेक्ट वर्ड को पहचानना है, और करेक्ट वर्ड इसके अंदर रहेगा ऑप्शन सी, लेसिवियस। और लेसिवियस का मतलब होता है यहाँ पर कामुक या ठरकी भी हम कह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे प्रश्न जो हैं वो सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा 1 अगस्त 2018 को किस प्रसिद्ध बॉलीवुड गीतकार को सलाह का सम्मान 2017-18 से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया था ऑप्शन बी, जावेद अख्तर को। तो ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पशु जाति का नियम हिंसा, मानव जाति का नियम अहिंसा, किंतु जहाँ कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो भारत अपने अपमान का निराधार साक्षी बना रहे, ऐसे नॉर्मल व्यवहार की अपेक्षा स्वमान की रक्षा के लिए हिंसा का आश्रय ले तो मैं उसे उचित मानता हूँ, कहने वाले थे। तो अहिंसा की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर हिंसा अहिंसा के बारे में महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से ये बात कही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था। तो विजयनगर राज्य का संस्थापक हरिहर व बुक्का 2 भाई थे, और यही विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 2 अगस्त 2018 को प्रदेश की टाइगर रिजर्व में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी। तो ये लगाई थी ऑप्शन बी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने। अगला है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। अगला हमारा प्रश्न है, भोपाल गैस कांड किस दिनांक को हुआ था। तो इसके अंदर सही उत्तर के रूप में एक भी विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जो सही उत्तर था वो मिसप्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर सही उत्तर कौन सा रहेगा, तो ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर सीधे मैं सही उत्तर को इस साइड में लिख रहा हूँ। तो भोपाल गैस कांड जो है ये हुआ था 2 दिसंबर की रात को, और जब 12 बजे के बाद 3 दिसंबर भी लग गया था, तो कहीं पर आपको 2 दिसंबर लिखा हुआ रहेगा या 3 दिसंबर भी लिखा हुआ हो सकता है। तो 2
3 दिसंबर, दोनों ही दिन, क्योंकि 2 दिसंबर की रात थी और 3 दिसंबर की रात 12 बजे, 2 दिसंबर की रात 12 बजे 3 दिसंबर लग जाता है, तो उस सिचुएशन में ये 2 और 3 दोनों ही तारीख में माना जाता है। तो आपको 2 या 3 में से जो भी विकल्प दिया हो, और सन इसका था 1984, तो सन तो यहाँ पर सही लिखा हुआ है 1984, परंतु महीने का नाम एक भी यहाँ पर सही नहीं लिखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 दिसंबर 1984 हो सकता है विकल्प आपके लिए, या 3 दिसंबर 1984 हो सकता है। तो ये हमारा इसमें उत्तर रहेगा। तो चारों विकल्प ही यहाँ पर ये सही नहीं है, तो इसलिए आप इनको ध्यान रखें। और उस गैस का नाम भी पूछा जाता है, तो वो गैस थी MIC गैस। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होता है, ये MIC गैस के रिसाव के कारण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2001 से 11 के दशक में मध्य प्रदेश की दशकी वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसमें रही है 20.30%। ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू यहाँ पर उत्तर होगा, क्योंकि आलू एक रूपांतरित स्तंभ है और स्तंभ का मतलब होता है तना। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला फिर प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें होते हैं मस्तिष्क प्रभावित होता है, और अल्जाइमर रोग मतलब कि याददाश्त में कमी होना या याददाश्त का कमज़ोर होना, भूलना, दिमाग का कमज़ोर होना, ये सब समस्याएं इस रोग में इसके लक्षण मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन अन्य तीनों से भिन्न है? अन्य से भिन्न है, तो यहाँ पर देखते हैं ए, और ए के बाद में दिया है C, D, E, ये क्रम से दिए हैं। फिर देखते हैं E, J, L, ये क्रम से दिए हैं। फिर यहाँ पर P और P के बाद ये तीनों क्रम से नहीं है। और यहाँ देखते हैं L और X, Y, Z, ये तीनों क्रम से हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये यहाँ पर अन्य से भिन्न है, मतलब कि असमान रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि घड़ी को रेडियो, रेडियो को पंखा, पंखा को साइकिल, साइकिल को टेबल, टेबल को कुर्सी, तो समाचार को हम निम्नलिखित में से किससे सुनेंगे? तो यहाँ देखिए, रेडियो को क्या कहा गया? तो रेडियो को कहा गया पंखा, तो हम समाचार सुनेंगे पंखे से। ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित को कौन सी उत्तर आकृति यहाँ पर प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें थोड़ा सा इस प्रकार का सहारा इसमें ले लेना चाहिए। देखिए आकृति को थोड़ा सा यहाँ पर मिला देते हैं, तो ये इस प्रकार से, और इसी के साथ साथ फिर से मिलाते हैं इसको, ये और यहाँ पर कोने पर ये मान लें। तो अब ये आपकी आकृति हो चुकी है। अब इसी आकृति को आप अलग से चित्र के रूप में से बना करके देख सकते हैं। तो आकृति हमारी कैसी बन रही है? तो इसमें आकृति का ये हिस्सा आ रहा है, यहाँ से एक लाइन आ रही है, और यहाँ से एक लाइन यूँ जा रही है, और ऐसे। तो ऐसी आकृति हमारी रहेगी उत्तर आकृति के रूप में। तो चलिए अब इसको देखते हैं, इसके उत्तर को। तो इसकी उत्तर आकृतियाँ जो हैं ये हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। तो कौन सा उत्तर हमारा होगा? अब आपने देख लिया होगा। तो उत्तर सी जो रहेगा ये हमारी वो आकृति रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 15 मैचों का लागत मूल्य 20 मैचों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो उन पर हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो यहाँ आपको एक सीधे से सूत्र को ध्यान में रखना है हानि प्रतिशत के लिए। इस को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। अब मैं यहाँ सूत्र आपको जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। तो मैंने लिखा है y माइनस एक्स बटे 5 इंटू 100। ये हो गया सूत्र इसके लिए। जब आपको इतनी वस्तु दे रखी हो और इन वस्तु का क्रय मूल्य इतनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस पर हानि हमें प्रतिशत निकालना है। तो y मैंने 20 को लिखा है और x मैंने 15 को लिखा, और ये इससे सूत्र ऐसा बना है। आप यहाँ पर सीधे सीधे इन संख्याओं को रखेंगे और ऐसे इसको हल कर लेंगे। तो देखिए हानि प्रतिशत बराबर 20 माइनस 15 बटे 20 गुणे 100 और ये प्रतिशत। तो 20 में से हम 15 घटाएंगे तो बचेगा 5, और 5 के बटे में बच जाएगा
यहाँ नीचे है 20 और इसके साथ गुणा में 100। तो 20 से हम 100 को क्रॉस कर देंगे 5 बार और 5 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 25%। तो इस प्रकार से ये निकल के आ जाएगा ऑप्शन सी, 25% की हानि उस पर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है √3 3√2 और 3√7, 6√5 और 2√5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो रहेगी वो रहेगी 6√5, ऑप्शन सी। अब ये क्यों रहेगी, तो देखिए हम सबके साथ में जो उनके गुणांक हैं 3 हैं और 6 हैं और इसमें 2 है। अब जो √20 लिखा है तो √20 को जब हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 2 और इसको हम लिख देंगे 5 × 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 4√5। तो ये जो हमारा नंबर है ये इस रूप में आ जाएगा 4√5 के रूप में। अब सबके साथ में आगे गुणांक जो है जो बड़ा होगा और रूट के अंदर जो संख्या होगी तो वो संख्या उसमें बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें रूट के मान का हम जब गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पर 6√5 है तो 5√5 का मान जो होगा वो हो जाएगा 2.23√5 का। तो 6 में हम जब इसका गुणा करेंगे 6 × 2.23 तो ये मान वैसे ही बड़ा हो जाएगा। तो बाकी के अंदर जो है √7 भी है पर उसका गुणांक यहाँ पर आगे 3 है तो वो मान वैसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ओ बिंदु त्रिभुज का ABC का अंतः केंद्र है और कोण A 30 डिग्री है, तब कोण BOC का मान कितना होगा। तो ये हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और इस त्रिभुज का A, B और C, O इसका केंद्र दे दिया, इस प्रकार से ये बना दिया और यहाँ पर इस कोण का मान जो है वो हमें दिया है 30 डिग्री कोण A का। अब इसमें हमें कोण BOC का मान पता करना है, तो इसके लिए हमें कोण BOC का मान जो रहेगा वो रहेगा हमारा कोण BOC बराबर 90 + 1/2 कोण BAC। तो 90 में हम कोण BAC का मान है 30 डिग्री तो इसका आधा कर देंगे, मतलब 15 डिग्री। तो 90 और 15 105 डिग्री कोण BOC का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वो हमारे पेडागोजी से संबंधित हमारा जो है ये है, उत्तम शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाना चाहिए तो ये कहाँ की जाना चाहिए। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक वातावरण में की जाना चाहिए। अगला है फिर, निम्नलिखित लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है, ये हमारा इसमें उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, छात्रों में मनोरंजनात्मक उत्सुकता को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान भारत में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वो आज्ञा पालन की प्रवृत्ति का विकास करे, उच्च क्षमता का विकास करे, अधिगम का विकास करे। ऑप्शन डी यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा उपरोक्त सभी, ये इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत माना जाता है। तो शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत किसको माना जाता है, तो उसे माना जाता है ऑप्शन ए, मानवीयता जो रहेगा इसको माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की वह केवल समय बिताने वाली रही या उपयोगी मूल्यवान रही, केवल भौतिकतावादी बढ़ाने वाली रही या नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही। तो आपने अभी तक शिक्षा जो प्राप्त की है वह बहुत ही उपयोगी और मूल्यवान है। ऑप्शन बी आपका उत्तर होना चाहिए इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। तो उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक होती है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप सर्वाधिक बल देंगे किस बात के ऊपर, तो आप सर्वाधिक बल देंगे ऑप्शन बी, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर। प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित पद से संबंध नहीं है। तो प्रौढ़ शिक्षा का राजनीतिक शिक्षा आयोजन से संबंध नहीं है। चलिए अगला है,
प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो प्रजातांत्रिक संदर्भ में शिक्षा का उत्तरदायित्व कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए उत्तरदायी स्वतंत्रता की भावना का विकास करने से संबंधित। अगला है, आपके स्कूल में निरीक्षण चल रहा है और यदि कोई अभिभावक आपके विरुद्ध निरीक्षक को रिपोर्ट करता है तो आप क्या करेंगे? तो हम वहां पर निरीक्षक तथा अभिभावक को कारण बताएंगे, ऑप्शन डी। अगला है, यदि आपके मन में संदेह पैदा होता है कि किसी छात्र ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अपने अभिभावक के हस्ताक्षर कराने के बजाय खुद उनके जाली हस्ताक्षर कर दिए हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे ये देखते हैं। हम छात्र को विश्वास में लेकर के उससे पूछताछ करेंगे। ये हमारा उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। उसके बाद ही कार्रवाई करेंगे। आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का व्यवहार उचित नहीं है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो हमारी प्रतिक्रिया होगी उन छात्रों को अलग बुला करके समझाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। यदि आप तथा अन्य शिक्षक के मध्य किसी कारणों से कोई मतभेद हो जाता है तो आप क्या उचित समझेंगे? तो हम उचित समझेंगे आपस में मिलजुल करके उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के प्रति परीक्षा में अधिक उदारता का व्यवहार करते हैं तो आपका उत्तरदायित्व क्या होगा? तो हमारा उत्तरदायित्व यहाँ पर क्या बनेगा? तो हम यहाँ पर प्रत्येक परीक्षा में प्रत्येक छात्र का समान रूप से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आजकल समाज का कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है और उसको दूर करने हेतु आपका दृष्टिकोण क्या होगा? तो कुप्रभाव विद्यालय पर पड़ने का डर है तो भी हमारा जो दृष्टिकोण होगा वो एक आशावादी दृष्टिकोण होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ प्रश्न, और प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आप चैनल पर हमारे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।